चलो मान लो मैं क्रीमी लेयर में आ गया, क्या मुझे घोड़ी पे चढ़ने देंगे? क्या मुझे घोड़ी पे चढ़ने देंगे? क्या मेरे साथ जातिवाद नहीं करेंगे? क्या मुझे वो ब्राह्मण समझेंगे या मंदिर में पुजारी बना देंगे और या ब्राह्मण नारी साहब करेगा? क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? उसी का बेटा जज बनेगा, उसी का बेटा जज बनेगा। वहाँ क्यों नहीं लागू करते? सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम क्यों नहीं खत्म करते? एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, उसी का बेटा फिर जज बनेगा, फिर उसी का बेटा जज बनेगा। देखिए, ये डिसीजन देकर के सुप्रीम कोर्ट ने मनुवादी सोच को अपनी को उजागर किया है और इस देश के मूल निवासियों को बांटने की कोशिश की है, ताकि ये आपस में लड़ते रहें और जो लोग मलाई चाट रहे हैं वो मलाई खाते रहें, मलाई की तरफ ध्यान ना दें, हम आपस में ही लड़ते रहें। ये काम किया है उन्होंने, हमें बांटने का काम किया है। जो क्लासिफिकेशन की बात है वो यही है कि देखिए, हमारे बहुत सारे समाज के लोग जो है पढ़े लिखे नहीं हैं और होगा क्या इस डिसीजन के बाद में? पहली बार एलिजिबल कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल, पोस्ट शैल रिमेन वेकेट। दूसरी बार एलिजिबल कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल, पोस्ट शैल रिमेन वेकेट। और तीसरी बार एलिजिबल कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल, पोस्ट शैल रिमेन वेकेट। और उसके बाद में जब चौथे टाइम पे वो पोस्ट फॉल करेगी तो उसको डी रिजर्व कर दिया जाएगा, उसको जो है उसको एनएफएस कर दिया जाएगा, डी रिजर्व कर दिया जाएगा। उसके बाद में वो पोस्ट जो है जनरल को दे दी जाएगी और यही इनकी प्लानिंग है। इसीलिए इन्होंने इस रिजर्वेशन पॉलिसी में क्लासिफिकेशन किया है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो रिजर्वेशन है ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, ये राइट टू रिप्रेजेंटेशन है। जिस तरीके से 10 रोटियां हैं, 10 आदमी हैं तो हर एक को एक एक मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि एक तो 4 रोटी खा जाएगा और बाकी बचे हुए जो 9 लोग हैं उनके लिए 6 रोटी बचेंगी। वो यही तो कह रहे हैं कि घर में 3-3 नौकरी हैं, एक घर में एक भी नहीं है। देखिए, आप जो बात जिस तरफ को ले जाना चाहते हैं, मैं बता दूं आपको कि उन्होंने क्रीमी लेयर की बात की है जी। क्रीमी लेयर में क्या है कि जब ईडब्ल्यूएस कोटे का रिजर्वेशन उन्होंने दिया 10%, तो वहाँ पे क्रीमी लेयर है 3 लाख की, कि जो आदमी उनका 3 लाख रुपए कमाता है वो तो क्रीमी लेयर से बाहर है। और हमारे लिए क्रीमी लेयर है 7 लाख की, कि हमारा आदमी अगर 7 लाख कमाएगा तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन है और जो भी जजमेंट दिया है क्रीमी लेयर के बारे में चाहे रिजर्वेशन के बारे में, इट इज टोटली अगेंस्ट ऑफ द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान की गरिमा और संविधान की सोच के खिलाफ डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनुवादियों की सोच को आगे बढ़ाया है और ऐसे डिसीजन की हम भर्त्सना करते हैं। वकील साहब, आपको लगता है ये जो फैसला आया है वर्गीकरण का बगैर क्रीमी लेयर के लागू हो जाएगा ये फैसला? ये बगैर क्रीमी लेयर के, देखिए आपको मैं एक बात बता दूं कि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी हाई कोर्ट से हमारे नुकसान के होते हैं वो एकदम से लागू किए जाते हैं और जो हमारे फायदे के डिसीजन होते हैं उनको तो लटका दिया जाता है कि जी अभी जब तक हमारे पास में डिसीजन नहीं आएगा, हमारे पास में सेंशन नहीं आएगी, हमारे ऑफिसर नहीं जैसे गुमराह किया जा रहा है। अरे जो गुमराह, आपका वही जवाब दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि क्रीमी लेयर लाने के बाद, चलो मान लो मैं क्रीमी लेयर में आ गया, क्या मुझे घोड़ी पे चढ़ने देंगे? क्या मुझे घोड़ी पे चढ़ने देंगे? क्या मेरे साथ जातिवाद नहीं करेंगे? क्या मुझे वो ब्राह्मण समझेंगे या मंदिर में पुजारी बना देंगे और या ब्राह्मण नारी साहब करेगा? क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? क्रीमी लेयर ये जो कम्युनल अवार्ड जो मिला था, कम्युनल अवार्ड के वास्तव से ये हमें जो मिला है हमें नहीं चाहिए, ये पूरा पैक्ट नहीं चाहिए हमें, क्या कम्युनल अवार्ड दे दो। लेकिन सरकार ये फैसला क्रीमी लेयर पे नहीं लगता आपको जो सुनिए, क्रीमी लेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, वो पीढ़ी दर एक के बाद दूसरे जज बनते रहते हैं। उसी का बेटा जज बनेगा, उसी का बेटा जज बनेगा। वहाँ क्यों नहीं लागू करते? सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम क्यों नहीं खत्म करते? एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, उसी का बेटा फिर जज बनेगा, फिर उसी का बेटा जज बनेगा। तो वहाँ क्रीमी लेयर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये अपने परिवार के 12वें जज हैं। इससे पहले इनके परिवार से 11 जज बन चुके हैं। इन्होंने चंद्रचूड़ जी के घर में इससे पहले 11 जज बन चुके हैं, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने वो फैसला अपने घर में क्यों नहीं लागू किया? इधर को क्यों फेंक दिया? वहाँ क्यों बनते जा रहे हैं? और 13वां बनेगा, उन्होंने अपने बेटे को संबोधित करके जाएंगे कि जी हमारे बेटे को भी जज बना देना। भाई जहाँ पर लिखित एग्जाम नहीं है वहाँ पर ये अपने लोगों को भर रहे हैं। और अभी बहन जी के हस्तक्षेप से जो लेटरल एंट्री से सचिव पोस्ट पर 45
45-47 लोगों को भरा जा रहा था, वो रोक दिया गया है। ये बहन जी की ताकत है और यही बहुजन समाज की ताकत है। इसकी वजह से वकील साहब इस फैसले हम इसको भी रुकवा के रहेंगे, हमें तो ये भी रुकेगा, इसको भी रुकवा के रहेंगे। ये नहीं से नुकसान क्या है? नुकसान इस फैसले से नुकसान क्या है दलित समाज? इस फैसले से नुकसान ये है कि अभी मैंने बताया, बहुत पहले बताया आपको कि रिजर्वेशन डी रिजर्व करने की प्लानिंग है। 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में, 2 साल में नहीं होगा तो 3 साल में, चौथे साल में कंप्लीटली डी रिजर्व हो जाएगा रिजर्वेशन। हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन अपना कर रहे हैं, अनुसार उसके में हम लोग रहते हैं। SC माइनॉरिटी और सर्व समाज के लोगों का जो ये सर्व समाज के लोगों का जो हक मारा जा रहा है, ये हक मरना नहीं चाहिए। ये SC ST की लड़ाई नहीं है, ये सर्व समाज के लोगों की लड़ाई। मेरा नाम सलीम अहमद है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जर्नल का जो लोग हैं, अगर IAS का बेटा IAS बनेगा क्या? एक बच्चा IAS के लिए 3 से 4 साल तैयारी करता है, कोचिंग करता है, लेकिन केंद्र की जो नीति है, केंद्र की जो सरकार है, वो डायरेक्ट भर्ती करती है। ऐसा क्यों? अरे ये हक मारा जा रहा है, सर्व समाज के लोगों का हक मारा जा रहा है। सर्व समाज के लोगों को सड़कों पर आना चाहिए और अपनी बात करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की नीयत में बहुत बड़ा खोट है। अगर खोट ना होता तो 45 IAS ये लोग ना बनाते जिस तरीके के इन्होंने बनाए, और ये इसके खिलाफ हम लोग ये कानून इनको वापस लेना पड़ेगा। अभी कोई संविधान के रक्षक नहीं देख रहे जो चुनाव के समय किताब लेके। हाँ, वो गलत है, वो पब्लिक समझ रही है, वो पब्लिक समझ रही है। माननीय बहन कुमारी महतो जी इसी चीज के लिए समाज को जागरूक, सर्व समाज के लोगों को जागरूक कर रही हैं और जागरूक लोग हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली में हाहाकार, पूरे देश में हाहाकार मच रहा। भाई साहब, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सच्चाई की जीत होती है, झूठ की जीत नहीं होती है साथियों। समाज समझेगा, अब बिल्कुल समाज समझेगा। भाई साहब, माननीय बहन कुमारी महतो ने 4-4 बार सरकार, उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार चलेंगे जिनका नाम माननीय बहन कुमारी महतो जी है। साथियों, ऐसी बात नहीं है। आप जानते हो बहन जी के बारे में, और हम बहन जी के जो बारे में हैं, हम लोग जो हैं अनुशासित सिपाही हैं, और माननीय बहन कुमारी महतो जो कहती हैं वो हम करके दिखा। भारत वर्ष का असर दिखा है दिल्ली में, इसका आज देश के अंदर माननीय बहन कुमारी महतो जी हमारे देश के राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रही हैं, और हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी अध्यक्ष राज्यपाल जी को ज्ञापन दे रहे हैं, और हम अपने DM साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। कि सरकार और सरकार के संस्थान जो हैं वो एक तरीके से नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई X का विकास हो गया और Y का नहीं हो पाया। इसीलिए लगातार इस देश में एक बहस चल रही थी कि एक कास्ट सेंसस हो जाए, और कास्ट सेंसस ही नहीं, तमाम तरीके का जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में आ जाए, ताकि उससे पता चल सके कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कि भाई एक्चुअली में किसको कितना मिला है, किसने किसका खाया है। और आप ये कर रहे हैं कि बिना डेटा लाए जो परसेप्शन की लड़ाई पूरे देश में अलग अलग जगह सरकारी मशीनरी की तरफ से चल रही थी, उस परसेप्शन को आपने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वैलिडिटी दे दी। आने के बाद आपको ये फैसला स्वीकार रहेगा? एकदम स्वीकार रहेगा। देखिए, बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं कि आप जब डेटा आएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि एक डेटा मेरे पास है, NSSO का डेटा है भारत सरकार का 2013 का, जो कहता है कि इस देश में लगभग 88% दलित हैं, 88% जो लैंडलेस हैं, ओके, जिनके पास 0 से 2 एकड़ के बीच में ज़मीन है। 85% ST हैं जो लैंडलेस हैं, जिनके पास 0 से 2 एकड़ है। लगभग 80% के आसपास OBCs हैं जो लैंडलेस है, 0 से 2 एकड़ के बीच में है। भाई डेटा आएगा तो पता भी चलेगा ना कि सिर्फ अगर पूरे देश में बात करें तो ST SC OBC की जो आबादी है वो 100 करोड़ के ऊपर है, और नौकरियां कितनी है? टोटल 2 करोड़ के आसपास हैं। तो आप 100 करोड़ लोगों को 2 करोड़ में नहीं समा सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ यही मामला नहीं है कि नौकरियों का ही मामला हो, आपको देखना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर किसके पास है, आपको देखना पड़ेगा कि ज़मीनें किसके पास है, आपको देखना ये भी पड़ेगा कि बाकी संसाधनों पे किसका कब्जा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों लेटरल एंट्री का एडवर्टीजमेंट आया था, हम सब ने देखा, और उस लेटरल एंट्री में हुआ है कि उस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। लेकिन उस विज्ञापन के आने से पहले आप देखेंगे तो पता चलेगा कि लगभग 60 के आसपास नियुक्तियां भारत सरकार की तरफ से ऑलरेडी हो चुकी थी, सेक्रेटरी लेवल और जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी डायरेक्टर के लेवल पर। उसमें आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एक भी ST SC OBC नहीं है। तो आखिर जिस परसेप्शन में कहा जा रहा है कि X ले गया है, Y ले गया है, Z को नहीं मिला है, तो वो XY वहाँ पर कहाँ पर है? तो इसीलिए ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, ये दरअसल बंटवारे की लड़ाई है।